रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? कब हुई थी? 1938, 1910, 1942 या फिर 1920? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की किसने थी? हेनरी डोनाल्ड ने। लेकिन यदि आपको पूछा है कि इसकी स्थापना की कब गई है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, 1920 में। कब हुई है? 1920 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी डोनाल्ड ने स्थापना की थी। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की यदि स्थापना पूछे तो कब हुई है? 1920 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर पूछे, ओनली रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर पूछे तो हेनरी डोनाल्ड, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के यदि फाउंडर पूछे जाते हैं आपसे तो वो थे सर क्लाउड हिल। कौन थे? सर क्लाउड हिल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड इज द प्रिंसिपल ऑफ विच हेल्थ स्कीम? तो पीपल्स, आपकी हेल्थ आपके खुद के हाथों में है, ये प्रिंसिपल किस हेल्थ स्कीम का है? रूरल का, अर्बन का, ट्राइबल का, कि ऑल ऑफ दी अबव का? तो ये कौन सी स्कीम का प्रिंसिपल है कि आपकी हेल्थ आपके खुद के हाथों में है? आंसर होगा आपका क्या? रूरल स्कीम। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यदि हम जाते हैं तो इसका आंसर दिया गया है रूरल स्कीम। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिसीज और डेथ अमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर रेशियो कहा है किसी भी डिसीज के इंसिडेंस का, जो नए केस आए हैं उनका, कि डिसीज और डेथ है, जो एक्सपोज हो गए हैं उनका और जो नॉन एक्सपोज्ड है उनका। तो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा इसके लिए? अटैक रेट, इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क या फिर एट्रीब्यूटेबल रिस्क? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिलेटिव रिस्क, जिसमें जो ऑलरेडी पहले से अफेक्टेड है और जो नॉन एक्सपोज्ड पर्सन है, उन दोनों का इंसिडेंस रेशियो आता है निकल के क्या? रिलेटिव रिस्क। नेक्स्ट वन, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स was declared in April by the International Commission in the year। तो स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन कब कंफर्म किया गया था? 1984 में, 1977 में, 1989 की नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर एक कब कंफर्म किया गया था? स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट कब माना गया था? तो हुआ था 1977 में। कब? 1977 में। नेक्स्ट वन, The concept of health center was first mooted in 1925। तो हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या है? हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार किसने दिया था? 1920 में। लॉर्ड डाउन ने, जॉन डे, मैकमोहन या फिर विंस्लो? किसने दिया था? हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है 1920 में, 1920 में दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। तो ये किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? लॉर्ड डाउसन ने। किसने? लॉर्ड डाउसन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, कमिटी ऑन बेसिक हेल्थ सर्विसेज। तो कौन सी कमिटी है बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए? मुदलियार, करतार सिंह, चड्डा या फिर मुखर्जी? तो आपको कमिटी से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो इनका दूसरा नाम पूछा जाता है, या फिर आशा वर्कर किस कमेटी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई गई, एएनएम वर्कर, या फिर पीएससी सेंटर है किस कम्युनिटी के थ्रू आए हैं? तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी कमेटी को बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए लाया गया था? तो वो कमेटी थी यहाँ पर मुखर्जी कमेटी। कौन सी? मुखर्जी कमेटी। नेक्स्ट वन, द की पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। तो की पर्सन कौन सा है जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को बैलेंस बनाने के साथ साथ आपकी हेल्प भी करेगा रूरल एरिया में? तो वो कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम सेविका, मेडिकल ऑफिसर्स या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स? तो यहाँ पर कहा इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को लेके जो एक की पर्सन है वो कौन सा है? तो वो है ग्राम सेविका। नेक्स्ट इज WHO हैड इट्स ओरिजिन इन द ईयर। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1943, 1945 या फिर 1947 या फिर 1949? अब यहाँ पे आप बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई थी? रीज़न पूछा है, जो फोर्स में आया WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब
सही तरीके से इसकी स्थापना है तो वो तो हुई थी 1948 में। लेकिन यहाँ पर कहा है कि ओरिजिन कब हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमेट्स वगैरह थे, उन्होंने ओरिजिन यदि आपको पूछते हैं और इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि 1945 में इन्होंने कुछ मीटिंग्स वगैरह की थी डिप्लोमेट्स ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल स्थापना हुई थी वही थी 1948 में 7 अप्रैल 1948 को। लेकिन ओरिजिन पूछा मतलब इसका इनिशियल स्टेप लिया गया था तो 1945 में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज कमिटी एग्जामिन द नीड फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स इन द ईयर 1972। तो कौन सी कमेटी है जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए काम किया है उन्होंने 1972 में? चड्ढा कमेटी, मुखर्जी, करतार सिंह या फिर श्रीवास्तव कमेटी। तो ये काम किसने किया है? ये किया है करतार सिंह कमेटी ने। किसने? करतार सिंह कमेटी ने। नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ साउंड। तो फंडामेंटल सिस्टम फंक्शन होगा हेल्थ केयर सिस्टम का क्या प्रोवाइड करवाना? रेफरल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, पार्टिसिपेटरी सिस्टम या फिर कोलाबरेटिव सिस्टम, क्या चीज़ प्रोवाइड करवाना है हेल्थ केयर सिस्टम में? आपको साउंड रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करवाना हेल्थ केयर सिस्टम का यहाँ पर काम होगा। नेक्स्ट वन, कार्टा थर्मामीटर इज एन। तो कार्टा थर्मामीटर किसके लिए? वाटर है, मरकरी थर्मामीटर, एल्कोहल, ऑल ऑफ दी अबव। तो कार्टा थर्मामीटर है एल्कोहल थर्मामीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो मरकरी तो इसमें रहती है, यदि लिक्विड पूछे तो रहती तो मरकरी है, लेकिन ये क्या एल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर है, इसको ठंडा होने में टाइम लगता है, कूल डाउन होने में। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखना है क्या है? एल्कोहल थर्मामीटर। नेक्स्ट वन, द स्टेज दैट इट स्टार्ट फ्रॉम न्यूरल फेज ऑफ द इन्फेक्शन विथ सिम्टम्स एंड सिग्नल ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन इज। तो कौन सी स्टेज है यहाँ पर? स्टेज दी हुई है, प्रोड्रोमल स्टेज है, प्रिजम्पटिव है, प्री पैरालिटिक स्टेज है, फिर इरप्टिव स्टेज है। तो कौन सी स्टेज है यहाँ पर जिसमें सिम्टम्स के साथ साथ यहाँ पर मेनिंजियल इरिटेशन देखने को भी मिलेगी? तो होगा प्री पैरालाइटिक स्टेज। कौन सी स्टेज? प्री पैरालाइटिक स्टेज, जिसमें यहाँ पर आपका जो मेनिंजियल इरिटेशन कब होगा आपको? जब आपके जो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड की लेयर है वहाँ पर कुछ भी आपको एंट्री होगा तब। तो यहाँ पर वही है कि मेनिंजियल इरिटेशन क्यों हो रहा है, तो वो यहाँ पे कहा गया है कि इन्फेक्शन के बाद की फेज़ है। सिम्टम भी दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर प्री पैरालाइटिक स्टेज देखने को कम मिलेगी, देखने को मिलती है पोलियो में। किसमें? पोलियो में ही ये स्टेज देखने को मिलेगी। 4 स्टेज होती हैं पोलियो की, सब क्लिनिकल, अबॉर्टिव, नॉन पैरालाइटिक विथ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड पैरालाइटिक। तो यहाँ पर प्री पैरालाइटिक स्टेज में चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इन द ईयर। तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1964 में, 1975 में, 1972 में कि नन ऑफ दी अबव? कब इंडिया को स्मॉल पॉक्स जो फ्री डिक्लेयर किया था? लेकिन कब हुआ था? 1977 में। कब? 1977 में इंडिया को है जो डिक्लेयर किया गया था क्या? स्मॉल पॉक्स फ्री। नेक्स्ट इज कॉप्लेक स्पॉट्स इज अ क्लिनिकल फीचर, टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? डिप्थीरिया, पाइट्यूसिस, मीजल्स या फिर मम्स। तो किसमें देखने को मिलेंगे? कॉप्लेक स्पॉट्स से देखने को मिलते हैं किसमें? मीजल्स में। नेक्स्ट वन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री किया उसके बाद उसने अपने जो साइन सिम्टम्स शो किए वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 to 10 days, 14 to 21 days, 8 to 16 days या फिर 12 to 18 days। तो कितना होगा? तो ये होता है 14 से 21 दिन का। कितना? 2 week to 3 week भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्मग्स डैक इज सीन इन विच लेयर ऑफ द बायोलॉजिकल फिल्टर। तो ये लेयर किस फिल्टर में देखने को मिलेगी? सुपर टेनेंट वाटर में, अंडर ड्रेनेज सिस्टम में, बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, फिल्टर कंट्रोल सिस्टम में।
तो ये किस में देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलता है बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड में। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन वाज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1977 फॉर रिडक्शन ऑफ। तो एक मॉडिफाइड प्लान बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में, किसको रिड्यूस करने के लिए? मलेरिया, कोलेरा, डेंगू या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए प्लान बनाया था? तो ये बनाया गया था 1977 में मलेरिया को कम करने के लिए। इसके लिए मलेरिया को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज द कमिटी ऑन हेल्थ, मैन पावर, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज। कौन सी कमेटी थी जिसमें हेल्थ पर फोकस किया, मैन पावर पर की प्लानिंग पे किया, प्रोडक्शन पर किया और मैनेजमेंट पर इन्होंने क्या किया? काम किया। तो ये कौन सी कमेटी थी? मेहता कमेटी, बालाजी कमेटी, करतार सिंह कमेटी या फिर मुदलियार कमेटी। तो ये कौन सी कमेटी थी? तो ये थी बालाजी कमेटी। ये बजाज कमेटी है जिसने हेल्थ, मैन पावर, प्लानिंग और प्रोडक्शन पर है जो काम किया है। तो यहाँ पर आप सुधार लें, क्या है? बजाज कमेटी है, ना कि बालाजी कमेटी। नेक्स्ट वन इज ग्रिड चैम्बर इन विच टाइप ऑफ मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। ग्रिड चैम्बर है कौन से मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में यूज़ किए जाते हैं? तो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की ऑल ऑफ दी अबव। तो ये कौन से हैं? तो ये यहाँ पर प्राइमरी चैम्बर, ग्रिड चैम्बर मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस टाइप के चैम्बर हैं? तो ये हैं प्राइमरी। नेक्स्ट वन, द रेशियो बिटवीन द इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड विथ रेशियो ऑफ नॉन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड। तो अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा कि जो एक्सपोज्ड पर्सन का रेशियो, नॉन एक्सपोज्ड पर्सन के बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटिव रिस्क, एक्सपोजर रिस्क की अटैक रिस्क। ये क्या कहलाता है? रिलेटिव रिस्क। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है इस पेपर में। नेक्स्ट वन है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर साल्मोनेला, रोटावायरस, न्यूमोकोका या फिर वेरिसेला जूस्टर। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट वन इज ऑल दी गिवन कंजेनाइटल हार्ट डिसीजर आर साइनोटिक एक्सेप्ट। 2 तरीके के हार्ट डिफेक्ट होते हैं, एक होता है साइनोटिक, दूसरा होता है असाइनोटिक। यहाँ पर कहा है कंजेनाइटल, असाइनोटिक सभी हैं किसी एक को छोड़कर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेसेंट एक्ट्रस आर्ट्रियोसिस या फिर ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो यहाँ पर क्या है जो कि साइनोटिक है, ना कि असाइनोटिक है? VSD, ASD, PDA तीनों क्या है? साइनोटिक है। वहाँ की ट्राइकस्पिड एट्रेसिया किस में जाएगा? साइनोटिक हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में। नेक्स्ट वन, मेनिंगोमायोसील इज द सब टाइप ऑफ। मेनिंगोमायोसील किसका सब टाइप है? मेनिंजाइटिस का, इंसेफेलाइटिस का, स्पाइना बाइफिडा का कि माइग्रेन का? तो यहाँ पर किसका मेनिंगोमायोसील किसका सब टाइप है? तो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या दी जाती है? फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, सॉरी कंसीव करने के टाइम से। क्यों? क्योंकि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है। और जो मेनिंगोमायोसील है, क्या है? मेनिंगोमायोसील है, किसका सब टाइप है? स्पाइना बाइफिडा का। मेनिंगोमायोसील या फिर हम इसको किसी एक टाइप का स्पाइना बाइफिडा कह सकते हैं, जिसमें बेबी की जो स्पाइनल कैनाल होती है वो जनरली क्लोज हो जाती है, लेकिन स्पाइना बाइफिडा या फिर मेनिंगोमायोसील में ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मेनिंगोमायोसील किसका सब टाइप है? स्पाइना बाइफिडा का। नेक्स्ट वन, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट ड्रेन्स। तो BP जो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग है, किसको ड्रेन करने में यूज़ की जाती है? प्लाज्मा को, ब्लड को, CSF को कि सीरम को? तो जो हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट होते हैं उसमें BP शंटिंग कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो BP शंटिंग के थ्रू हम क्या निकालने का काम करते हैं? तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या है? CSF निकालने का काम करते हैं। और जब बेबी का आपने लार्ज साइज बेबी का हेड देखा होगा तो उसमें क्या होता है? CSF का ऑक्यूमुलेशन है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या फिर ऑक्यूमुलेशन होते जा रहा है। तो यहाँ पर BP शंटिंग के थ्रू जो CSF ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे।
क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज हार्मोन। तो क्रेटिनिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या फिर पैराथायराइड। तो सबको पता है क्रेटिनिज्म होता है थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। किसके कारण? थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द क्लोजर ऑफ पीटेन डक्टस आर्टरियोसिस। तो ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको कई बार पढ़ा है, पीडीए। इसमें 2 ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जनरली। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग है जो पीडीए में यूज़ होती है? इंडोमेथासिन, डोपामाइन, फिनोबार्बिटोन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ की जाती है? तो वो है इंडोमेथासिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है पीडीए के जो सेंट है उसको क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट वन, थ्रोम्बोसाइटोपनिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज। थ्रोम्बोसाइटोपनिया जो कंडीशन है ये किस में होगी? इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कोई भी चीज़ में जब एपनिया वर्ड जुड़ जाता है दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पर कमी ही हो रही है। और थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब क्या होगा? डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स की नंबरिंग है वो क्या हो रही है? घट रही है। नेक्स्ट वन, साइट ऑफ लीजन इन पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस में कहाँ पर लीजन्स देखने को मिलेंगे? पेरिफेरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑल मसल्स, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो कहाँ पर पोलियोमाइलाइटिस की जो साइट है आपको किस तरीके के लीजन्स देखने को मिलेंगे? तो देखने को मिलेंगे आपको वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 500 ml, 150 ml, 150 ml या 350 ml। लंग कैपेसिटी पहुंची है न्यूबॉर्न बेबी की, जो नवजात बच्चा है उसकी लंग कैपेसिटी कितनी होगी? एक नवजात बच्चे की जो लंग कैपेसिटी होती है वो होती है जनरली 150 ml और 150 ml। नंबर 30, कलर कोड्स यूज्ड इन IMNCI। IMNCI में क्या कलर कोड है जो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में है पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड या फिर रेड, एस एंड ऑरेंज। तो IMNCI में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस में जो कलर कोड यूज़ होता है वो होता है पिंक अर्जेंट रेफरल के लिए, येलो OPD ट्रीटमेंट के लिए, ग्रीन कलर होम बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर क्या होगा? पिंक, ग्रीन एंड येलो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, न्यूबॉर्न बेबी में हैव ब्लैक मार्क ऑन द लोअर बैक और बॉटम नोन एज। मैंने आपको कई बार एक इमेज दिखाई है न्यूबॉर्न बेबी के बैक साइड में कुछ स्पॉट्स रहेंगे ब्लैक ब्लूइश टाइप के। तो क्या कहलाते हैं? कॉप्लेक, मंगोलियन, कारपोसी या फिर ब्लाइंड स्पॉट। तो ये कहलाते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। क्या कहलाते हैं? मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट वन, हिरस्प्रिंग्स डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हिरस्प्रिंग्स डिसीज को और हम क्या कहते हैं? जिसमें गैंग्लियोनिक सेल्स क्या रहेंगी? एब्सेंट रहती हैं। अगैंग्लियोनिक कोलोन, अगैंग्लियोनिक मीजोकोलोन, अगैंग्लियोनिक माइक्रोकोलोन या फिर अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? हिरस्प्रिंग्स डिसीज को हम अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं क्या रहेंगी? गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। नेक्स्ट वन, इन बेबिंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेट टोय अंडरगोज। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में जो मूवमेंट है टोय के कहाँ जाएंगे? डॉर्सीफ्लेक्सन वे में, डॉर्सी एक्सटेंशन, डॉर्सी फ्लेक्सन, प्लांटर फ्लेक्सन या फिर प्लांटर एक्सटेंशन में किस वे में जाएंगे? तो ये जाएंगे डॉर्सी फ्लेक्सन वे में। किस में? डॉर्सी फ्लेक्सन वे में। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमनली सीन एनीमिया इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे कॉमन एनीमिया कौन सा देखने को मिलेगा? हीमोलाइटिक, सिकल सेल, आयरन डेफिशिएंसी या फिर पर्नीशियस एनीमिया। बच्चों में कौन सा एनीमिया कॉमनली देखने को मिलेगा? तो वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। नेक्स्ट वन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड वैक्सीन एक्सेप्ट। तो सभी कंबाइंड वैक्सीन का एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़कर। DPT है, MMR है, DTT है, लेकिन BCG नहीं है। क्या है? बैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन एक अलग वैक्सीन है जो TB से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी।
रिकम्बाइंड वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या? BCG। बाकी DPT में डिप्थीरिया, परटिसिस, टिटनेस है, मीजल, मम्स, रूबेला है और DTT है। नेक्स्ट वन, मैक्रोसोमिया मीन्स। तो मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होगा? बेबी विथ लार्ज हेड, बेबी विथ लार्ज लेग्स, बेबी विथ लार्ज साइज या फिर बेबी विथ लार्ज कोलोन। तो मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बेबी विथ लार्ज साइज, बड़ी साइज का बेबी होना। वो या तो 4 kg से अब भी चला जाएगा 5 kg तक। तो यहाँ पर मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होगा? बेबी विथ लार्ज साइज। नेक्स्ट वन इज द एट बर्थ बेबी में हैव थिक चीज लाइक कवरिंग एंड इट्स कॉल्ड एज। एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी की पूरी बॉडी पे चीज लाइक सब्सटेंस कवर करके रखता है, वो क्या कहलाता है? मेकोनियम को तो फर्स्ट पासिंग स्टूल कहेंगे हम। रहता है मिलिया, जो छोटे छोटे दाने टाइप से होंगे वो हो गए। लेनियो को बेबी की बॉडी पे जो टिनी फाइनी हेयर होते हैं वो हो गए। फिर रहता है वर्निक सेजोसा। तो बेबी की बॉडी पर चीज टाइप का जो सब्सटेंस कवर करके रखता है बेबी को क्या कहलाता है? वर्निक सेजोसा। नेक्स्ट वन इज द abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the intracranial space is called। तो यदि बहुत ज़्यादा CSF का accumulation आपके इंट्राक्रेनियल स्पेस में हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? माइलोमा, स्पाइना बाइफिडा, सेरिब्रल पाल्सी या फिर हाइड्रोसेफेलस। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जिन बच्चों की हेड की साइज है जो बड़ी होती है उनमें क्या होगा? CSF का accumulation होने लगता है। तो यहाँ पर कहा है कि यदि एबनॉर्मल तरीके से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होने लगता है इंट्राक्रेनियल स्पेस में तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज एज पर एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड टेक्स डिसीजन एट द एज ऑफ। तो एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे अपना खुद का डिसीजन कब लेना स्टार्ट कर देते हैं? 3 ईयर मतलब टोडलर, 5 ईयर मतलब प्री स्कूलर, 7 ईयर मतलब स्कूल गोइंग, 9 ईयर मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर किस एज में बच्चे अपना खुद का निर्णय है जो ले सकते हैं? तो वो होता है 3 ईयर के बच्चे। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ टाइट सील ऑफ द इन्फेंट्स लिप अराउंड द निपल्स एंड द सफिशिएंट पोर्शन ऑफ द सराउंडिंग एरियोला इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस पूरी कहलाती है? कंगारू केयर, रूमिंग इन, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैचिंग ऑन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्योंकि 2 यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको दिए हुए हैं। कहा है टाइट सील ऑफ इन्फेंट्स लिप्स, बच्चे के जो लिप्स हैं निपल को चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट सील किए हैं और एरियोला का जो सफिशिएंट पोर्शन है वो भी मुंह में है। तो ये क्या है? ये कौन सी केयर है? तो ये कहलाएगी लैचिंग ऑन। क्या होगा? लैचिंग ऑन। लैचिंग ऑन में जब आपका बेबी के ब्रेस्ट फीड करेगा तो आपको टच करेगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लैचिंग ऑन। मतलब बेबी कितने फास्ट तरीके से ब्रेस्ट मिल्क है जो पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, प्रोसेस कहलाती है लैचिंग ऑन। नेक्स्ट वन इज हेलोपेरिडोल इज। तो हेलोपेरिडोल क्या है? कौन सी ड्रग है? एंटी साइकेट्रिक, एंटी स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी कन्वर्सिव ड्रग। कौन सी ड्रग में आएगा हेलोपेरिडोल? तो ये आएगा एंटी साइकेट्रिक ड्रग में। नेक्स्ट इज ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स क्या है किसी भी मेडिसिन के? ऑप्शन में है यहाँ पर ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया, वेट गेन, जॉइंटिस, डर्मेटाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी, रीनल फेलियर, जॉइंटिस या फिर ग्रेन्युलोसाइट्स, टैकीकार्डिया, फिर हाइपोटेंशन। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट की बात हो रही है किसी भी ड्रग के तो ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और साइक्लोप्लेजिया होगा। अब आता है यहाँ पर कि साइक्लोप्लेजिया है क्या? क्या है? साइक्लोप्लेजिया ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स, स्पेशली आँखों की मसल्स में पैरालिसिस होने के साथ साथ आपके देखने का जो विजन की क्षमता है वो भी जा सकती है। तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट क्या होंगे किसी भी ड्रग के? ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और साइक्लोप्लेजिया। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग लिथियम कार्बोनेट फॉर हिज हाइपोमेनिया, विच टेकिंग दिस ड्रग विच मिनरल शुड बी रिकमेंडेड इन एडिकेट क्वान्टिटीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पर्सन को लिथियम कार्बोनेट हम देते हैं, हाइपोमेनिया को ट्रीट कर रहे हैं, तो किन चीज़ों से आप उसको दूर रखेंगे या फिर कौन सा मिनरल ज़्यादा देंगे? सोडियम देंगे, आयरन देंगे, आयोडीन देंगे कि कैल्शियम देंगे? कौन सा मिनरल है जो ज़्यादा दिया जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग इसका।
लिथियम कार्बोनेट दिया जाता है तो आपको चेक करने के लिए कहा जाता है कि पर्सन में लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ही जल्दी रहेंगे। वो पर्सन को है हाइपोमेनिया है। हाइपोमेनिया को यदि आप ट्रीट कर रहे हैं लिथियम कार्बोनेट से तो यहाँ पर आप कौन सा मिनरल है जो चेक करते रहेंगे, वो होगा आपका सोडियम। क्या होगा? सोडियम। क्योंकि मोस्टली जो लिथियम हो गया या फिर वाल्प्रेट एजेंट हो गया, जितने भी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हैं जिसमें लिथियम हो गया, आपका वाल्प्रेट हो गया, एलोपेरिडोल हो गया, इन सभी में आपको कौन सा मिनरल चेक करते रहना है, वो है सोडियम। क्योंकि यही आपके ब्लड प्रेशर लेवल को, किडनी को, सभी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, इसीलिए इसको क्या करते रहना है? चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड बाय ओसीडी पेशेंट। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पेशेंट के डिसऑर्डर है, ओसीडी का मरीज है, कौन सी मेथड है जो अपना, कौन सी मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म जनरली यूज़ करता है? सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल या फिर अनडूइंग। कौन सी मेथड अपनाता है यदि पर्सन ओसीडी से सफ़र कर रहा है? तो क्या है? अनडूइंग। क्या होगा? अनडूइंग। बार बार उसको लगेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं तो जाके हाथ धुलना स्टार्ट कर देगा। ओसीडी के मरीज की हम बात कर रहे हैं, उसको लगेगा कि गेट खुले तो नहीं है, बार बार वो सोचेगा, फिर जाके लगाएगा। जो सोच रहा है वो ऑब्सेशन है, जो जाके कर रहा है वो कंपल्सन और एक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर एक क्या होगा? ओसीडी में कॉमनली जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है वो क्या होगी? अनडूइंग। नेक्स्ट वन इज बेस्टियलिटी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। तो बेस्टियलिटी का मतलब और क्या है? पीडोफिलिया, जूफिलिया, वोयरिज्म या फिर फेटिचिज्म। तो यहाँ पर क्या टर्म है जो यूज़ होगा? तो यहाँ पर जो चारों टर्म दिए हुए हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर बेस्टियलिटी का मतलब होता है जूफिलिया, और जूफिलिया का मतलब होगा नॉन ह्यूमन एनिमल्स, मतलब किसी क्रॉस स्पीसीज की तरफ आपका अट्रैक्शन होना। क्या है? किसी ह्यूमन बीइंग का नॉन ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स की तरफ अट्रैक्शन होना, वो क्या कहलाएगा? जूफिलिया और बेस्टियलिटी। ये भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट वन, क्लेनी-लेविन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्लेनी-लेविन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरसोमनिया, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी या फिर हाइपर एस्थेसिया। तो क्या देखने को मिलेगा आपके लिए? किसमें? क्लेनी-लेविन सिंड्रोम में क्या देखने को आपके लिए मिलेगा? हाइपरसोमनिया। क्या होगा? हाइपरसोमनिया, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस ही फील होते रहेगी। आपको लगेगा कि थोड़ा और सो लो, हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि आप नींद में ही हैं। क्या होगा? हाइपरसोमनिया। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ 30 IQ स्कोर हैज़ विच कैटेगरी ऑफ डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो MR में जो मेंटल रिटार्डेशन है इसमें IQ लेवल पूछा है। अब आपको कोई से जो क्लास है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो यहाँ पर IQ लेवल के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो IQ लेवल जब 50 से 70 होता है मतलब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है और एजुकेबल है। फिर आता है 35 से 49 मतलब मॉडरेट है, ट्रेनेबल है। फिर आता है सीवियर जिसमें 20 से 34 होगी। लास्ट आता है प्रोफाउंड, लेस देन 20, जिसमें पर्सन के लिए हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होगी प्रोफाउंड में। माइल्ड, मॉडरेट, ट्रीटेबल है। सीवियर यदि होता है 20 से 34 IQ रेंज जाती है आपकी, मतलब पर्सन डिपेंडेंट है, उससे और कम जाती तो प्रोफाउंड मतलब पर्सन को एडमिशन की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर कहा है कि यदि किसी बच्चे का IQ स्कोर कितना है? 30 है, तो कौन सी मेंटल रिटार्डेशन में आएगा? मैंने जस्ट अभी आपको पूरी कैटेगरी बता दी है। तो कौन सी मेंटल रिटार्डेशन में आएगा? ये आएगा सीवियर में, जिसमें जो MR कितना होगा? 20 से IQ लेवल कितना होगा? 20 से 34, 20 to 34। यहाँ पे कहा है 30 IQ स्कोर है, मतलब क्या हो गया? सीवियर। माइल्ड में होगा 50 to 70 IQ, मॉडरेट में 35 to 49, सीवियर में 20 to 34, लेस देन 20 मतलब प्रोफाउंड। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्रेविंग एंड ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंस सच एज पेंट एंड क्ले इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर नॉन ईटेबल सब्सटेंस, मिट्टी खाना, चौक खाना, ऐसी चीज़ें जो खाने के लायक नहीं है, पेंट खाना दीवारों का निकाल के,
तो ये किस टाइप की आपको क्रेविंग होती है सब चीज़ें खाने की, तो ये क्या है, विंज है, पॉलीफेजिया है, बर्बिजरेशन है या फिर पाइका है। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या है, पाइका। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स डिसीज, मल्टी इंफ्राक्ट लीजन या फिर डिनायल। क्या है मोस्ट कॉमन कॉज किसका, डिमेंशिया का, तो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या है इसका मेनली और हमेशा एक ही रीजन रहा है, मोस्ट कॉमन रीजन की बात करें हम तो बोलते हैं अल्जाइमर्स। क्या होगा, अल्जाइमर। नेक्स्ट वन, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच कंडीशन। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस किसका फीचर है, सीजोफेनिया का है, डिमेंशिया का है, हिस्ट्रिया का है कि डेलीरियम का है, ये किसका फीचर है, तो ये डेलीरियम का, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन इज जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम इज अ रिस्पॉन्स टू। जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम है किसके प्रति आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए है, ऑप्शन में है पुअर इंटेलिजेंसी, रॉन्ग पर्सन, स्ट्रेस या फिर पुअर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम क्या है, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। और एक इसके प्रति आपकी बॉडी जब क्या करेगी, स्ट्रेस को लेके, जब आपकी बॉडी किसी तरीके के स्ट्रेस में होगी तो जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगी, वो कहलाता है जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपकी बॉडी, मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो गया, आपके एग्ज़ाम का हो गया, या फिर आपको अपने फेल होने का स्ट्रेस हो गया, या फिर आप पास हो गए मान लीजिए, फिर आपको पास होने का तो पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ, लेकिन आपको अब स्ट्रेस ये हुआ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम के लिए। अब स्ट्रेस आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू जनरल अडाप्टेशन जो सिंड्रोम है इसके अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एग्जॉशन, ये 3 फेज देखने को मिलेंगी। कितनी फेज होती हैं इसकी, या फिर स्टेज हम कहें, अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एग्जॉशन। नेक्स्ट वन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब पास हुआ था, 1910, 1912, 1920 या फिर 1987 में। तो जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है ये कब पास हुआ था, तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया था 1912 में। कब, 1912 और 1912। नेक्स्ट वन इज द वर्ड सीजोफेनिया वॉज कॉइन्ड बाय। तो सीजोफेनिया वर्ड किसने दिया था, यूगेन ब्यूलर, एमिल क्रेपियन, सिगमंड फ्रूड या फिर सेचेंडर ने। तो जो वर्ड है यहाँ पर सीजोफेनिया, इसके 4 एग्जाम में आते हैं, तो ये दिया था किसने, यूगेन ब्यूलर ने। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया में 2 तरीके के सिम्टम होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम कौन सा है, पॉजिटिव सिम्टम का मतलब पर्सन की रिकवरी के चांसेस है, पर्सन ठीक हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सिम्टम है तो और ज़्यादा वर्स्ट होते जाते हैं डे बाई डे, उनको ट्रीट करना एज एन इम्पॉसिबल के बराबर ही हो जाता है, जिसमें पर्सन की प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम कौन सा है, सीजोफेनिया का, डिल्यूजन, अपैथी, एम्बिवैलेंस या फिर इरिटेबिलिटी। तो पर्सन को जब अपैथी, एम्बिवैलेंस, इरिटेबिलिटी होगा तो ये सब नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन डिल्यूजन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव सिम्टम में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, फ्लडिंग, क्वेश्चनिंग, सजेशन या फिर डिसेंसिटाइजेशन। तो आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, उसके बाद कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है आपसे कुछ भी पूछने के लिए, तो वो टेक्निक होती है क्वेश्चनिंग। क्या होती है, क्वेश्चनिंग। सम्मोहित करके, सम्मोहन विद्या अपना के, हिप्नोटाइज करके क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनइफेक्टिव नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इनइफेक्टिव नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कौन सा है, जजमेंटल एटीट्यूड, साइलेंस, फोकसिंग एंड इन्फॉर्मिंग। तो यहाँ पर नॉन थेराप्यूटिक और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो वो है जजमेंटल एटीट्यूड। कभी भी यदि आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पेशली नॉन थेराप्यूटिक की बात हो रही है यहाँ पर,
मतलब जो पेशेंट और डॉक्टर या नर्स के बीच नहीं है, यदि इस टाइप का होता है तो वो कहलाता है थेराप्यूटिक। लेकिन नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की यदि बात की जाती है तो वो होगा जजमेंटल एटीट्यूड। बाकी साइलेंस, फोकसिंग, इन्फॉर्मिंग, लिसनिंग, ये सब क्या है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो क्या है जो बैरियर का काम करेगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बीच में? लिसनिंग, गिविंग एडवाइस, फोकसिंग या फिर रेस्टेटिंग। तो वो होगा यहाँ पर आपका एडवाइस देना। लिसनिंग तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फोकस करना, रेस्टेटिंग करना, लेकिन एडवाइस करना ये क्या हो जाएगा, बैरियर की बात हो रही है। क्या है जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो किसी को एडवाइस देना। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन इज। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा लेवल पर कॉग्निटिव फंक्शंस को रेगुलेट करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा पार्ट है जो हायर लेवल पे कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है? तो आपके सोचने, समझने, बोलने, इन सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है कॉग्निटिव फंक्शन में, परसेप्शन में। वो क्या है? सेरिब्रम। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एमएसआर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एमएसआर के सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, मूड या फिर लैंग्वेज। तो यहाँ पर सभी क्या है, एमएसआर के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। एमएसआर के सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो हो गया यहाँ पर लैंग्वेज। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ पर जनरली एमएसई या फिर एमएमएसई होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की कि यहाँ पर एमएसआर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो न्यूरॉन्स जो जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जुड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्स, नर्व इम्पल्स या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो क्या कहलाएगा जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आके जुड़ते हैं, वो कहलाता है सिनेप्स। नेक्स्ट वन इज बेल्स पाल्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है या फिर इसका डिसऑर्डर है? क्रेनियल नर्व 4th, 7th, 9th या फिर 12th। कौन से नंबर की टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं? तो बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व है जो डैमेज हो जाती है या फिर डिसऑर्डर होगा? तो होती है फेशियल नर्व या फिर क्रेनियल नर्व 7। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट कॉमन फीचर क्या है? पैरेस्थीसिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, एब्सेंस ऑफ पेपिलरी रिफ्लेक्स, प्टोसिस या डिस्फेजिया। क्या है जो मोस्ट कॉमन और अर्ली क्लासिफिकेशन है, साइन है माइस्थेनिया ग्रेविस का? तो वो होता है पिटोसिस और ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। क्या है? साइन है किसके? माइस्थेनिया ग्रेविस के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट्स। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 1 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, 8 से 10 दिन या फिर 10 से 14 दिन तक। कितना होता है नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है? वो होता है टोटल 8 से 10 दिन का। कितना? 8 to 10 डेज तक का। नेक्स्ट इज द टेस्ट मोस्ट कॉमन डन टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिलर टेस्ट, पेप स्मीयर, हेलर्स टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। जो टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए वो होता है पेप स्मीयर। नेक्स्ट वन इज एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। एक्रोमेगाली किस हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन के कारण होगा? सोमेटोट्रोपिन, एड्रिनेलिन, कैल्सिटोनिन या फिर इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्रोमेगाली के लिए? तो एक्रोमेगाली के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी क्या करने लगती है? रिलीज करने लगेगी। तो यहाँ पर कौन से हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है? तो यहाँ पर आप नाम बताइए कौन सा हार्मोन होगा एक्सेसिव सीक्रेशन के कारण होगा एक्रोमेगाली? तो एक्रोमेगाली होता है ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन होने के कारण। और अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के जो यहाँ पर हम जाते हैं, सोमेटोट्रोपिन एक क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। क्या है? सोमेटोट्रोपिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो कि क्या करेगा? आपकी बॉडी में
जो ग्रोथ हार्मोन उसको रिप्लेस करके जो नॉर्मली जितना बॉडी रिलीज कर रही है उससे ज़्यादा रिलीज करके आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा करेगा। तो एक्रोमेगाली किसके कारण होगा? एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और वो कौन सा है? वो सोमेटोट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी। यदि किसी पर्सन की चेस्ट फिजियोथेरेपी होना है किसी भी रीजन से, क्या है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा? ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में, अस्थमा में कि निमोनिया में? किस केस में आप पर्सन की चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं? कुछ केस में है जो की जाती है चेस्ट फिजियोथेरेपी, लेकिन कौन से केस में चेस्ट फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? तो वो होगा यहाँ पर अस्थमा। क्या होगा? अस्थमा। चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है जनरली, और यदि किसी को एंटीकोआगुलेशन हुआ है, फिजिकल पोजीशन में डिस्कम्फर्ट है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर हम कौन से केस में नहीं करेंगे? यदि जिसको ब्रोंकोस्पाज्म की प्रॉब्लम है, हाइपोक्सेमिया की है, या फिर आईसीपी बढ़ता है, तो ऐसे केस में चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे। लेकिन ब्रोंकाइटिस में दे सकते हैं, सीओपीडी में दे सकते हैं, निमोनिया में दे सकते हैं, लेकिन अस्थमा के मरीज में ब्रोंकोस्पाज्म होता है, इसीलिए हम उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल सोडियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? 125 टू 135 MEQ पर लीटर, 135 से 145 MEQ पर लीटर, 140 टू 150 MEQ पर लीटर, 120 टू 130 MEQ पर लीटर। कितना नॉर्मल सोडियम लेवल होता है ब्लड में? ब्लड सीरम सोडियम लेवल कितना होगा? तो ये होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर निडल स्टिक इंजरी। यदि निडल स्टिक इंजरी हो जाती है आपको बाई चांस धोखे से, तो आप क्या करेंगे? स्कीज द इंजरी साइट, कवर विथ स्टेराइल गॉज, वॉश विथ सोप एंड रनिंग वाटर, या फिर अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। फर्स्ट यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होगी कि आपको रनिंग वाटर है वहाँ पर साबुन और पानी से तुरंत जाके धुलना है। इमीडिएटली आफ्टर निडल स्टिक इंजरी क्या करना है? वॉश विथ सोप एंड रनिंग वाटर, ताकि जब तक आपको कोई और चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं या फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पहले निडल स्टिक इंजरी हुई है तो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई HIV पॉजिटिव ना हो, किसी को कोई और ऐसी डिसीज़ ना हो जो आपको हो जाए निडल स्टिक इंजरी से, तो वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में जो मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड साइट है IM इंजेक्शन के लिए वो क्या है? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, या फिर वास्टस लैटरलिस। तो इन्फेंट में बात हो रही है तो सबसे कॉमन इन्फेंसी एज में जो IM इंजेक्शन दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट वन इज ओलिगोयूरिया इज डिफाइंड एज। ओलिगो का मतलब क्या होगा? कम। ओलिगोयूरिया का मतलब यहाँ पर होगा कि जब यूरिनरी आउटपुट 100 से 500 ml पर 24 आवर हो जाए, 24 घंटे में कोई पर्सन 100 से 500 ml से भी कम यूरिन पास करे तो वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नॉर्मल pH ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो pH वैल्यू है ब्लड की वो होती है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन अ मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर। कितने जूल्स होंगे मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर में? 120 जूल्स, 200 जूल्स, 360 जूल्स, या फिर 260 जूल्स। कितने जूल्स रहेंगे? तो ये होते हैं टोटल कितना? 360 जूल्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इज नॉट फॉर क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ शॉक। कौन सा है जो क्लासिक प्रेजेंटेशन नहीं है शॉक का? क्लैमी स्किन, थ्रेडी पल्स, हाइपोटेंशन, या फिर हाइपरटेंशन। तो हमेशा शॉक के पर्सन यदि किसी पर्सन को शॉक होता है तो हाइपोवोलेमिया होता है तो उसमें आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, उसका BP नहीं बढ़ेगा। ये यहाँ पर क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं है शॉक का। क्लैमी स्किन होगी, थ्रेडी पल्स होगी, हाइपोटेंशन होगा, BP लो होगा, लेकिन हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पोजीशन टू ट्रीट शॉक। शॉक के पर्सन के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे? सिम्स, डॉर्सल, ट्रेंडलाइन वर्ग या फिर लिथोटोमी। तो जो पोजीशन हम देते हैं कौन सी देंगे, वो होगी ट्रेंडलाइन वर्ग पोजीशन। नेक्स्ट वन, द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन इन लैरेंजियल कैंसर इज। तो लैरेंजियल कैंसर के पर्सन में यदि आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है उससे, तो कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं? ईसोफेगल स्पीच, इलेक्ट्रिकल लैरिंक्स स्पीच, ट्रैक्यो ईसोफेगल पंक्चर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर क्या करके आप पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो वो ट्रैक्यो ईसोफेगल पंक्चर। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कंक्लूसिव डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर क्रॉन्स डिसीज। तो क्रॉन्स डिसीज में कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी है जो यूज़ की जाएगी कि पता करें कि क्रॉन्स डिसीज है या नहीं? स्टूल एग्जामिनेशन, बेरियम स्टडी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सीरम केमिस्ट्री या फिर एब्डोमिनल एक्सरे। अब जिनको पता होगा कि क्रॉन्स डिसीज है क्या है, क्रॉन्स डिसीज है क्या, जब तो आप बता पाएंगे कि इसके लिए हम क्या कैसे टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टूल का एग्जामिनेशन कर देंगे कि वेरियम स्टडी करेंगे जीआई ट्रैक्ट की, कि सीरम केमिस्ट्री करेंगे, कि एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे। तो क्रॉन्स डिसीज को हम कहते हैं इलियलाइटिस या फिर इलियटिस। क्या है? इलियटिस। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो अफेक्ट होगी। तो जब यहाँ पर क्रॉन्स डिसीज हुई है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो बाउल पार्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन कवर होंगी, उसकी बेरियम स्टडी करके आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? बेरियम स्टडी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज। यदि किसी पर्सन को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जा रही है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दी जा रही हैं, तो यहाँ पर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? एक्यूट रीनल फेलियर, ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फिर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट और फाइब्रोलाइटिक एजेंट क्यों दिए जाते हैं? ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए, ब्लड वेसल्स के अंदर ही। मान लीजिए यदि किसी पर्सन की अंदर जो क्लॉट है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए आपने थ्रोम्बोलाइटिक या फिर फाइब्रोलाइटिक एजेंट दिए। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ने के लिए, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। अब उस थ्रोम्बस और क्लॉट को तोड़ने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए आपने, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो बॉडी भी शो करेगी। तो क्या होगा? वो होगी ब्लीडिंग। क्या होगी? ब्लीडिंग। क्योंकि आपने उन्हीं क्लॉट्स को तोड़ने के लिए मेडिसिन दी है, तो अब आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, तो वो क्या होंगे लक्षण? होगा ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजियोलॉजिकल आउटकम्स ऑफ इमोबिलिटी। तो इमोबिलिटी के फिजियोलॉजिकल आउटकम्स क्या हैं? इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस्ड कार्डियक वर्कलोड, डिक्रीज्ड लंग एक्सपेंशन या फिर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। तो आउटकम क्या होंगे फिजियोलॉजिकल इमोबिलिटी के? तो ये होंगे आपका डिक्रीज लंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्टेनिंग अ वुंड कल्चर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अ वुंड इन्फेक्शन, फ्रॉम वेयर शुड द स्पेसिमेन बी टेकन। तो यदि किसी को कोई वुंड है, घाव है, तो अब आपको पता करना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा है उस वुंड में, तो आप स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? नेक्रोटिक टिश्यू से, वुंड ड्रेनेज से, वुंड सर्कमफ्रेंस से या फिर क्लीन वुंड से। तो कहाँ से आप जो इन्फेक्शन के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे? तो आप कलेक्ट करेंगे क्लीन वुंड से। पहले जो वुंड एरिया है उसको क्लीन करेंगे, देन आफ्टर आप स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, द नर्स इवेलुएट्स विच लेबोरेटरी वैल्यूज टू असेस अ पेशेंट पोटेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में एज अ नर्स आप कौन सी लैब वैल्यू के लिए चेक करेंगे यदि कोई बड़ी हुई है? तो फ्लूइड स्टेटस, पोटेशियम, लिपिड्स, नाइट्रोजन बैलेंस। किसके लिए आप चेक करेंगे? तो वो होगा आपका फ्लूइड स्टेटस। नेक्स्ट वन, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंटेड। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आया है, 2-3 बार से तो कंटिन्यूअस आ रहा है। बार्थोलिन ग्लैंड्स तो होती कहाँ पर है? पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लेबिया मेजोरा, द पेरिनियम, द ब्लैडर या फिर नन ऑफ द अबव। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये वेजाइना के दोनों साइड एक एक ग्लैंड रहेगी।
तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लेबिया मेजोरा क्या करेंगी, लुब्रिकेशन का काम करेंगी, जो वहाँ पर जो भी मटेरियल रिलीज करेंगी जिसके कारण क्या हो, लुब्रिकेशन है जो बना रहे, उसके लिए बर्थोलिन ग्लैंड रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड कहाँ पर होंगी, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम ऑफ द फीटस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, तो जो फीटस है उसका नर्वस सिस्टम किससे बनेगा, एक्टोडर्म सेल से, मीजोडर्म से, एंडोडर्म से कि एमनियन से, किससे बनेगा, तो ये बनता है किससे, एक्टोडर्म से। नेक्स्ट वन, डक्टस एंटेरियोसिस इज फंक्शनली क्लोज्ड, तो डक्टस एंटेरियोसिस है जो फंक्शनली कब क्लोज हो जाता है, ये सभी क्या है, ये जो न्यूबॉर्न बेबी में आफ्टर डिलीवरी के बाद क्लोज होने वाले, फिजियोलॉजिकली तो पहले ही बंद हो जाएंगे लेकिन फंक्शनली कब बंद होंगे, आफ्टर बर्थ, 12 आवर आफ्टर बर्थ, आफ्टर 1 वीक ऑफ एज या फिर आफ्टर 1 मंथ ऑफ एज। तो डक्टस आर्टरियोसिस है जो कब फंक्शनली भी क्लोज होगा, तो ये होता है जनरली आफ्टर बर्थ के बाद ही, कब, आफ्टर बर्थ के बाद। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द, तो प्लेसेंटा किसके थ्रू बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस से, कोरियन लीव एंड डेसिडुआ वेरा, विलाई एंड पैरामीट्रियम एंड एमनियन एंड कोरियन। तो यहाँ पर प्लेसेंटा किससे बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और डेसिडुआ बेसिलिस से। डेसिडुआ कब कहा जाता है, प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या कहते हैं, डेसिडुआ, तो डेसिडुआ बेसिलिस और ट्रोफोब्लास्ट से मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज द डेंजर ऑफ प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा इज, प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा के कारण क्या हो सकते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम, इंट्रापार्टम की नन ऑफ द अबव, क्या है जो यहाँ पर डेवलप हो सकता है प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा के द्वारा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा है क्या है प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जहाँ पर प्लेसेंटा के एक या एक से ज़्यादा लोब है जो प्रेजेंट रहेंगे प्लेसेंटल बॉडी में, और ये मेन प्लेसेंटा से कनेक्ट भी रहेंगे। तो प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा के कारण जो डेंजरस सिचुएशन डेवलप होगी वो कौन सी होगी, वो होगी पीपीएच। क्यों, क्योंकि जो मेन प्लेसेंटा है मान लीजिए वो तो बाहर आ रहा है लेकिन जो प्लेसेंटा के अदर लोब्स हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, तो पीपीएच का रीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन, द आउटर लेयर ऑफ द कोरियोनिक विलाई इज टर्म्ड एज, तो कोरियोनिक विलाई की जो आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंक्योट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ये किससे मिलके बनती है, तो ये बनती है सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट। यही सेल एचसीजी हार्मोन को रिलीज करती हैं, ध्यान से देखिए, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल है जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसको रिलीज करने का काम भी यही सेल्स करती हैं, और आउटर लेयर कोरियोनिक विलाई की क्या है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट वन, द असिस्टिक डिजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई अकर्सिन, सिस्टिक डिजनरेशन होता है यदि कोरियोनिक विलाई का, तो क्या किस में होगा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में, हाइड्रोमनियोस में, हाइपरटेंशन में, हाइडेटिफॉर्म मोल में, किस में देखने को मिलेगा, तो ये होगा हाइडेटिफॉर्म मोल में। नेक्स्ट वन, अम्लाइकल कॉर्ड कंटेंट्स, तो अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी कितनी वेन होती हैं, तो अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं, आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो एक वेन होती है अम्लाइकल वेन, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट वन, द अम्लाइकल कॉर्ड और फ्यूनिस इज प्रोटेक्टेड बाय, तो अम्लाइकल कॉर्ड है जिसको हम फ्यूनिस भी कहते हैं, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो इस कवरिंग का नाम क्या है, ब्लड वेसल्स है, मेकोनियम है, वार्टन्स जेली है कि फ्यूनिस है, तो अम्लाइकल कॉर्ड का ही दूसरा नाम फ्यूनिस है, एग्जाम में आता है। और अम्लाइकल कॉर्ड या फिर फ्यूनिस के ऊपर जो एक कवरिंग होती है प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहलाती है वार्टन्स जेली। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हैगर साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो प्रेगनेंसी में हैगर साइन क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ हिस्टमस या फिर क्विकनिंग, क्या है हैगर साइन, तो ये सॉफ्टनिंग ऑफ हिस्टमस। चैडविक साइन का मतलब होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, क्विकनिंग का मतलब होगा बेबी का फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होना माँ के लिए, जो कि 20 वीक्स में होगा। नेक्स्ट आता है परपीरियम लास्ट फॉर, तो परपीरियम पीरियड कब तक रहता है, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक की 8 वीक, सबको पता है परपीरियम पीरियड होता है 6 वीक का। परपीरियम का मतलब होगा आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद से लेके जो बेबी डिलीवरी होने प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद से लेकर 6 वीक तक का ड्यूरेशन है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड।
जो कि कितना होता है 6 वीक का। नेक्स्ट है यहाँ पर इन प्लेसेंटा प्रीविया वेजाइनल एग्जामिनेशन इज नॉट डन टू अवॉइड। प्लेसेंटा प्रीविया में यदि पर्सन को प्लेसेंटा प्रीविया है तो कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो क्यों नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं किया जाता है, ऑप्शन में है यहाँ पर इन्फेक्शन से बचने के लिए, डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए, हेमरेज से के लिए कि प्रेसिपिटेट लेबर से बचने के लिए। तो जब भी प्लेसेंटा प्रीविया की सिचुएशन है तो पर्सन में वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, क्योंकि हमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है। क्योंकि ये प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, एक तो प्लेसेंटा ऑलरेडी डाउन साइड आ जाएगा जो सेंटर पार्ट में होना चाहिए, और यदि आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया तो एक ट्रिगर का काम करेगा ब्लीडिंग के लिए, और जब ये ब्लीडिंग होगी तो आपको इवन पर्सन में क्या है टाइम के पहले ही प्रीटर्म डिलीवरी भी होने के साथ साथ और अदर सिचुएशन भी डेवलप होंगी। तो मेन यहाँ पर यही होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन का कि हमें नहीं करना है। यदि पर्सन को प्लेसेंटा प्रीविया आपने सोनोग्राफी करवाई, पता चल गया यदि, तो आपको कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें ब्लीडिंग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन, एब्रप्टो प्लेसेंटा मीन्स प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब क्या है, मीन्स प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का किससे सेपरेट होना है, नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब होता है नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, जिसमें प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। दैट मीन्स कि जो प्लेसेंटा है सेंट्रल पार्ट में ही अटैच है, लेकिन टाइम के पहले ही ये बाहर निकल के आ रहा है। नॉर्मली तो ये सिचुएटेड सेंट्रल पार्ट में ही, लेकिन प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, इसको हम क्या कहते हैं, एब्रप्टो प्लेसेंटा। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एब्रप्टो प्लेसेंटा किसके लिए, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट वन, लाइटनिंग टेक्स प्लेस एट। लाइटनिंग का मतलब होता है जब जो फंडल हाइट है यूट्रस का जो लेवल है एक्सीफेस्टर्नम तक पहुंच जाए, चेस्ट तक पहुंच जाए, आफ्टर तक वहाँ तक पहुँचने के बाद सडनली डाउन साइड बेबी है जो आएगा, तो प्रोसेस कहलाती है लाइटनिंग। और ये कब देखने को मिलेगी, 2 to 3 days बिफोर लेबर, 6 days आफ्टर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, 2 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। लाइटनिंग देखने को मिलती है हमेशा 2 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। लेकिन यदि मल्टी ग्रेविडा है तो जनरली ये 1 week में ही देखने को मिल जाएगी। यदि प्रीमी है तो 2 से 3 week पहले ही लेबर आने के, डिलीवरी होने के पहले है जो लाइटनिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम वेलकम साइन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, इन वासा प्रीविया ब्लीडिंग इज लाइकली टू अकर फ्रॉम। तो यदि वासा प्रीविया है तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी, फीटल ब्लड वेसल से, मैटरनल ब्लड वेसल से, प्लेसेंटल साइड से कि मार्जिनल साइड से। तो ये ब्लीडिंग होगी कहाँ से, फीटल ब्लड वेसल से वासा प्रीविया में। नेक्स्ट वन इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द बेबी गेट्स फूड अदर देन मदर्स मिल्क, इट्स नोन एज। तो ऐसा टाइम पीरियड जब बेबी को माँ के मिल्क के अलावा कुछ और खाने पीने मिल जाए तो वो कहलाता है वीनिंग। क्या कहलाएगा, वीनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इन सीवियर PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन द ब्लड प्रेशर विल बी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में बीपी कितना रहेगा, 160/110 mm of Hg, 150/100 mm of Hg, 260/100 mm of Hg, या फिर none of the above। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो ये होता है 160/110 mm of Hg। नेक्स्ट वन इज प्री एक्लेम्सिया क्लोनिक स्टेज लास्ट फॉर। तो प्री एक्लेम्सिया में क्लोनिक स्टेज कितनी होगी, 10 सेकेंड की, 5 सेकेंड की, 30 से 90 सेकेंड की, कि नन ऑफ दी अबव की। तो यहाँ पर कहा है कि जो क्लोनिक स्टेज है, क्लोनिक स्टेज कितनी रहती है, जनरली 30 से 90 सेकेंड तक की रह सकती है। नेक्स्ट इज हेल्प सिंड्रोम इज ऑब्जर्व्ड इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। हेल्प सिंड्रोम है जो प्रेगनेंसी में किसके लिए किया जाता है, सॉरी कब चेक किया जाएगा हेल्प सिंड्रोम, 20 से 24 वीक, 28 to 30 weeks, 26 to 40 weeks, या फिर नन ऑफ दी अबव। कब है जो इसको हम पता करेंगे,
हेल्प सिंड्रोम को। अब यहाँ पर आपको जब हेल्प का या आपकी मदद करने वाली हेल्प नहीं है, ये है आपका हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स काउंट। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे कब आप 26 से 40 वीक की प्रेगनेंसी में। लास्ट वन, बर्स मार्शल टेक्निक इज यूज टू डिलीवर द। तो यहाँ पर जो बर्स मार्शल टेक्निक है ये किसको डिलीवर करने के लिए यूज़ की जाती है? प्लेसेंटा, लेग, आफ्टर कमिंग हेड या फिर हेड। तो बर्न मार्शल मेथड यूज़ की जाती है जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, हैंग बाय इट्स वेट अंटिल द नेप ऑफ द नेक। जब हेड बाहर आ रहा हो लेकिन तब भी फंस रहा हो तब बर्न मार्शल टेक्निक है जो अपनाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये थे पूरे 100 MCQs। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। अभी रिसेंट में RML का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन आपको अभी भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करके रखना है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।